हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरविंद नेगी बायोलॉजी क्लासेस। और हम क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स का। और आज सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है हम सभी के लिए, और जो है टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स। यानी कि अगर आप टर्मिनोलॉजी जो है जेनेटिक्स की अगर आप समझ गए तो जेनेटिक्स बहुत हमारे लिए क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है। इसको समझना बड़ा ही क्या है, हमारे लिए आवश्यक है। तो आज हम बेसिकली जानेंगे जीन क्या होते हैं, आपके जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ये क्या होता है, एलील्स और एलिलोमॉर्फ इनको क्या हम बोलते हैं, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस ये क्या होते हैं, डोमिनेंस एंड रिसेसिव ये क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस ये क्या होते हैं, और लास्ट वन इज बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस ये होते क्या हैं। इन सब को आज हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जीन पे। तो जीन जो टर्म है सबसे पहले जो है वो जॉनसन ने, ठीक है, जॉनसन जो एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था, इसको जीन शब्द को क्या बोला था, इन्होंने सबसे पहली बार बोला था। हम सबको पता है कि जीन क्या है, एक स्मॉलेस्ट हेरिडिटी यूनिट है, ठीक है। स्मॉलेस्ट हेरिडिटी क्या है, आपकी यूनिट है। और जीन बेसिकली क्या है, डीएनए का एक पार्ट है बस, ठीक है ना, एक पार्ट है डीएनए का। कौन, आपका जीन, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना चाहिए आपको कि हमारा जो डीएनए है उस डीएनए में बहुत ही सारा क्या है, डीएनए जंक डीएनए है। जंक डीएनए का मतलब यह है कि उस डीएनए में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है मौजूद, ठीक है। आगे हम डिस्कशन करेंगे, जब आगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में काफी कुछ दिया हुआ है, इसके बारे में आपको समझना भी चाहिए। आपको वहां पे आप ये समझे कि जो हमारा डीएनए है उसमें बहुत सारा डीएनए क्या है, आपका जंक डीएनए है। जंक डीएनए का मतलब ये होता कि उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है ना। अब इंफॉर्मेशन किस चीज की, इंफॉर्मेशन भाई कि आपको कौन सा करेक्टर दिया जाए, ठीक है। भाई मेरी आंखें ऐसी होनी चाहिए, मेरे बालों का रेड होना चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन तो है। ये सारी इंफॉर्मेशन का है, ये आपके डीएनए में मौजूद है, ठीक है। और डीएनए में कौन सा ऐसा भाग जो होगा जो उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं, ठीक है ना। मान लिया जाए आपका पूरा का पूरा डीएनए है और उस डीएनए में कोई ये पार्ट है, माना जाए ये पार्ट आपका हेयर कलर के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। तो दिस इज द जीन, यही तो जीन है। मैंने कि डीएनए का वो भाग जो आपको कोई करैक्टर दे रहा है, दैट इज नॉन एज द जीन। इसको हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो जीन है, ये जीन जो बेसिकली आपके क्रोमोसोम पे क्या होते हैं, ये लगे रहते हैं। अब ये क्रोमोसोम क्या हुआ, देखो बेटा, होता यह है कि क्रोमोसोम एक कंडेंस फॉर्म होता है किसका, आपका डीएनए का। मतलब कि आपका जैसे क्रोमोसोम है, तो अगर आप क्रोमोसोम को, इस क्रोमोसोम को खोलोगे, ठीक है ना, इसको स्ट्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, फिर डीएनए मिलेगा। संकुचित अवस्था में है, ठीक है ना। और क्रोमोसोम सभी संकुचित अवस्था क्या, आपका क्रोमेटिन है, ठीक है। क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमेटिन आपका क्या होता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। अगर डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिल जाए तो क्या बन जाएगा, क्रोमेटिन बन जाएगा। जब सेल डिवीजन होती है तो सेल डिवीजन में हमको क्या दिखाई देते हैं, क्रोमेटिन तो दिखाई देते हैं। यही क्रोमेटिन क्या बनते हैं, बाद में क्रोमोसोम बनते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है कि आपका डीएनए भी वही है, क्रोमोसोम भी वही चीज है, जीन भी आपका ये है और क्रोमेटिन भी वही है। यानी कि सब चीज हम एक ही चीज के लिए बोल रहे हैं, मगर उन सब में ये डिफरेंस है कि वो सब कंडेंस हो रखे हैं। क्योंकि आपको पता है कि डीएनए की लेंथ क्या है बेटा, डीएनए की लेंथ बहुत ज्यादा है, करीबन 2.5 मीटर लंबा क्या होता है, आपका डीएनए होता है। और उस डीएनए को एक न्यूक्लियस के अंदर डालना, जो न्यूक्लियस हमको दिखाई भी नहीं देता है, उस न्यूक्लियस के अंदर डालना बड़ा ही टफ काम हो जाता है। आगे हम न्यूक्लियोसोम मॉडल भी देखेंगे इसमें, ठीक है, किस प्रकार से जो डीएनए है वो डीएनए न्यूक्लियोसोम बना के क्या होता है, वो आपके एक प्रकार से न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, फिट हो जाता है। तो एक प्रकार से पैकेजिंग ऑफ डीएनए, मैंने किस प्रकार से आपका डीएनए पैकेट एक प्रकार से गया है न्यूक्लियस के अंदर। तो क्रोमेटिन के रूप में क्या होता है, आपका डीएनए पूरा का पूरा कहां चला जाता है, आपका न्यूक्लियस के अंदर जाता है। तो अभी हम ये समझ रहे हैं कि जो आपका क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम पे अगर आपका कहीं पे जीन लगा हुआ है तो उसको, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, लोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपको लोकस बोलते हैं इसको, ठीक है। कि जो क्रोमोसोम पे जो आपका जीन लगा हुआ है, उस जीन को हम क्या बोलते हैं, लोकस बोलते हैं। और एक बात ध्यान ये भी देनी चाहिए हमको कि जो आपका जीन है वो जीन एक प्रकार से लीनियर फॉर्म में होता है। जैसे मान लीजिए दिस इज द क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम है, ठीक है। ये क्रोमोसोम इसलिए बना रहा क्योंकि ये क्या है, ये एक प्रकार से सेल डिवीजन वाला क्रोमोसोम है, ठीक है। तो इसको आप इस प्रकार समझे कि ये अगर क्रोमोसोम है तो यहां पे एक जीन है,
ठीक है, यहाँ पे एक ए जीन है, यहाँ पे दूसरा जीन है, ये बी जीन है, यहाँ पे एक तीसरा जीन है, ये सी जीन है, ये आपका डी जीन है, ये आपका ई जीन है। तो जीन इस प्रकार से क्या होते हैं, लीनियर वे में क्या होते हैं, इस प्रकार से आपके लगे रहते हैं। हो सकता है ये आपका ए जीन जो है वो हेयर कलर के लिए हो, ठीक है, ये आपका आई कलर के लिए हो, ये आपका बॉडी शेप के लिए हो, ठीक है, ये आपका हाइट के लिए हो, ठीक है ना। तो ये जो जीन है आपके, ये जीन आपके क्रोमोसोम पे एक लीनियर फॉर्म में क्या होते हैं, ये अरेंज होते हैं, ठीक है। और इन पॉइंट्स को माने कि क्रोमोसोम पे जो जीन जहां पे लगे रहते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, लोकस बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, आपका लोकस बोलते हैं, ठीक है। तो ये है जीन के बारे में टर्मिनोलॉजी। सबसे इंपॉर्टेंट यही था यहाँ पे कि जॉनसन जो है साइंटिस्ट, इन्होंने पहली बार जीन शब्द को बोला था, ठीक है। और जीन क्या होते हैं, पर्टिकुलर एक स्मॉलेस्ट हेरिडिटी आपकी यूनिट है। डीएनए के वो खंड होते हैं जो किसी कैरेक्टर को एक प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, आपका जीन बोलते हैं। ओके, अब दूसरा जो आपका टॉपिक है ये है जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। ओके, अब ये जीनोटाइप एंड फिनोटाइप है, इस टर्म को भी सबसे पहले आपका जॉनसन ने सबसे पहली बार क्या किया था, इसको यूज किया था, ठीक है। अब जीनोटाइप क्या होता है, ठीक है, तो हम अगर जीनोटाइप को देखें, जीनोटाइप, ठीक है ना, देखो टाइप जीन यानी कि टाइप ऑफ जीन। ओके, अगर हम सीधे इसको देखें, इसका अर्थ यह है टाइप ऑफ जीन, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में किस प्रकार के जीन क्या है, अवेलेबल है, वो क्या है, आपका जीनोटाइप है। ओके, यानी कि जो आपका जेनेटिक मेकअप है, टाइप ऑफ जीन का मतलब यह है कि आपका जेनेटिक मेकअप, इसको ही हम क्या बोलते हैं, आपका जीनोटाइप बोल लेते हैं। जैसे मान लिया जाए मेरा हेयर कलर ब्लैक है, तो मेरे जो हेयर कलर ब्लैक है, इस हेयर कलर को ब्लैक करने के लिए कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल हैं, किस प्रकार के जीन मेरे पे अवेलेबल हैं, कौन से जीन मेरे पे मौजूद हैं, दैट इज माई जीनोटाइप। आ रही बात समझ। और अगर मान लिया जाए कि मेरा जो हेयर कलर है वो आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है, तो वो ब्लैक कलर, ठीक है, हेयर कलर ब्लैक कलर होना ही आपका क्या है, फिनोटिपिक कैरेक्टर, यानी कि जो कैरेक्टर मुझे दिखाई दे रहा है, यानी कि मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ जीनोटाइप। जैसे मान लिया जाए मैंने बोला कि भाई जो आपका ए व्यक्ति है कोई, ठीक है, ये ए व्यक्ति, मैंने बोला भाई इसकी हाइट तो बहुत लंबी है, ठीक है, हाइट क्या इसकी बहुत हाई है, इसकी बहुत लंबा है ये व्यक्ति। ओके, तो जब मैं इसको बोलता हूं कि इसकी हाइट बहुत लंबी है, मैंने इसका जीन देखा? नो, मैंने इसका जीन थोड़ी देखा, मैंने इसका फिनोटाइप देखा, मैंने इसका मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन देखे उसके जीन का, ठीक है। मैंने अभी जीन पे बात, मैंने सीधे डायरेक्टली बोला उसको, भाई इसके ये तो बड़ा लंबा व्यक्ति है, ठीक है ना। तो लंबा जो उसका जो इंसान है, जो व्यक्ति जो लंबा है, वो क्या है, उसका फिनोटिपिक कैरेक्टर है। अब क्या हुआ, उसने बोला कि अरे मेरे तो फादर भी मेरे लंबे हैं, ठीक है, मेरी मदर भी लंबी है, मेरे जो दादाजी थे वो भी मेरे लंबे थे। तो अब क्या हो रहा है, मुझे थोड़ा सा जीन का एक प्रकार से, अब मैं जीन की तरफ जा रहा हूं, यानी कि अब मुझे लग रहा है कि हाँ यार, इनके पास जो कैरेक्टर थे, जो जीन है इनके पास, वो ऐसी कैरेक्टर है कि इनकी फैमिली में सारे के सारे क्या हैं, लंबे हैं। अरे बस हमें, तो ये है आपका जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, यानी कि टाइप ऑफ जीन, यानी कि जेनेटिक मेकअप क्या है आपका, ठीक है। और जो आपका फिनोटिपिक कैरेक्टर है, फिनोटिपिक कैरेक्टर का मतलब ये होता है कि जो आपको दिख रहा है, यानी कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ जीनोटाइप, चाहे वो हाइट में छोटा है, बड़ा है, ठीक है, काला है, गोरा है, राउंड है, रिंकल है, ठीक है ना, ये सब जो कैरेक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, दैट इज फिनोटिपिक कैरेक्टर। ओके, ठीक है। अब तीसरा आता है एलील, ठीक है ना, एलील्स या एलिलोमॉर्फ, ठीक है। अब ये एलील और एलिलोमॉर्फ जो सबसे पहले जो किसने इसको दिया था, तो बैटसन एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, बैटसन एक साइंटिस्ट थे। इन बैटसन साइंटिस्ट ने क्या किया था, जिन्होंने जेनेटिक्स शब्द भी सबसे पहली बार बोलता 1906 में। तो जो आपके बैटसन साइंटिस्ट हैं, इन्होंने सबसे पहली बार एलील शब्द को क्या बोला था, इन्होंने बोला था। अब ये एलील क्या होता है, एलील का सीधे सीधे मतलब ये होता है कि अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन, ठीक है ना, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन, ठीक है। देखो, जब मैं बोलता हूं बाकी लेंथ ऑफ ए प्लांट, इस प्लांट की लेंथ क्या है, तो दो प्रकार के प्लांट हमारे पास होते हैं। एक तो हमारे पास क्या होगा, टॉल प्लांट होगा, ओके, और दूसरा क्या होगा आपका, ड्वार्फ होगा, ठीक है ना।
भाई लेंथ ऑफ प्लांट क्या है, टॉल प्लांट है, और क्या है दूसरा आपके पास ड्वार्फ प्लांट है, ठीक है। तो इस टॉल को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं आपके कैपिटल टी से, और इस ड्वार्फ को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं आपका स्मॉल टी से। अरे बात समझ। अब देखो अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन, यानी कि जीन आपका है टॉल, ठीक है ना। टॉल क्या है, ये जीन है, ठीक है। किसी को लंबा करना क्या है, एक जीन है, मतलब कि वो उसकी हाइट को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसका अल्टरनेट फॉर्म क्या होगा, ड्वार्फ। अरे बात समझ भाई। मैंने बोला राउंड, आपका क्या था, राउंड शेप क्या है, आपका एक सीड है, ठीक है। तो राउंड शेप का अल्टरनेट फॉर्म क्या है, रिंकल, ठीक ना। मैंने बोला भाई रेड कलर के क्या है, फ्लावर्स हैं, ठीक है ना, रेड कलर के फ्लावर्स हैं। अब रेड कलर के फ्लावर्स का अल्टरनेट फॉर्म क्या होगा, व्हाइट फ्लावर हो सकता है, ठीक है ना। यानी कि एक जीन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है ना, आपका मतलब कि जो आपका मतलब कि लेंथ ऑफ प्लांट क्या है, एक प्रकार का क्या है, करेक्टर है, और उसको शो करने का एक जीन है टॉल जीन, तो उसका अल्टरनेट फॉर्म क्या है, ड्वार्फ। तो दिस इज द एलील्स, हम इनको एलील्स बोलते हैं। हमारी बात समझ, राउंड एंड रिंकल्ड। अब इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक आर से, ये दीज आर द एलील्स, ठीक है ना। रेड और व्हाइट को क्या मैंने आर और स्मॉल आर से, या आप लोग इससे कर सकते हैं, डब्ल्यू से कर सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये भी क्या है, आपका एलील है, ठीक है। अब एक बात, एक यहां पे क्वेश्चन आता है कि भाई कि जैसे मैंने बोला टॉल एंड ड्वार्फ, ठीक है, तो आपको कैसे पता लगा कि ये डोमिनेंट कैरेक्टर यहां पे टॉल है, या मैंने बोला राउंड और रिंकल, तो आपको कैसा लगा, आपको कैसे पता लगा कि भाई इसमें राउंड जो कैरेक्टर है वो आपका डोमिनेंट है। कि बुक में लिखा हुआ है, इसलिए कि बुक में लिखा हुआ है कि राउंड क्या है, डोमिनेंट है, इसलिए डोमिनेंट ही होगा, नेवर। देखो इसका रीजन ये है कि जब हमने टॉल और ड्वार्फ इन दोनों को क्रॉस कराया, ठीक है ना, जब टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट को हमने क्रॉस कराया तो हमको F1 जनरेशन में टॉल प्लांट ही मिला। टॉल प्लांट क्यों मिला, क्योंकि वो क्या था, डोमिनेंट था, इसलिए हमको टॉल प्लांट मिला। अगर मुझे यहां पे ड्वार्फ प्लांट मिलता F1 जनरेशन में, अगर मुझे ड्वार्फ प्लांट मिलता तो फिर ड्वार्फ क्या होता, आपका डोमिनेंट कैरेक्टर होता, तब यहां पे टॉल डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं होता। तो डोमिनेंट कैरेक्टर किस पे डिपेंड करता है, डोमिनेंट कैरेक्टर उसी पे डिपेंड करेगा कि भाई कि आपका कौन सा जो कैरेक्टर है वो आपको F1 जनरेशन में शो हो रहा है, वो है आपका डोमिनेंट कैरेक्टर। ओके चलो ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, ठीक है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब होमोजाइगस हेट्रोजाइगस ये कई बार ज्यादातर शब्द यही हमको देखने को मिलता है कि होमोजाइगस, ठीक है, हेट्रोजाइगस। अब होमोजाइगस हेट्रोजाइगस है, ये भी सबसे पहली बार बैटसन जो थे साइंटिस्ट, इन्होंने सबसे पहली बार क्या कहता है, इसको बोला था होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। अब होमोजाइगस क्या हुआ, हेट्रोजाइगस क्या हुआ। होमोजाइगस क्या होता है बेटा, कि ए सेल विद टू आइडेंटिकल जीन, ए सेल विद टू आइडेंटिकल जीन, उसको हम बोलते हैं होमोजाइगस। मतलब कि अगर मैंने बोला कैपिटल टी आइडेंटिकल जीन है, मैंने बोला स्मॉल टी आइडेंटिकल जीन है, मैंने बोला कैपिटल आर आइडेंटिकल जीन है, मैंने बोला स्मॉल वाई ये भी आपका क्या है, सेम जीन है। अब देखो कि सेल विद टू आइडेंटिकल जीन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, होमोजाइगस बोल लेते हैं। तो ये होमोजाइगस टॉल प्लांट है, ध्यान रखना, ये होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट है। तो यहां पे कंडीशन, यहां पे आपने ये भी बोलनी है, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि कैपिटल टी ये क्या है, आपने बोला सर ये होमोजाइगस है, लेकिन होमोजाइगस क्या, होमोजाइगस टॉल प्लांट है। मैंने बोला भाई ये क्या है, आपने बोला सर ये होमोजाइगस है, तो होमोजाइगस क्या है, ये होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट है ये।
ओके, तो शब्द पूरा बोलना है। जब भी हम जेनेटिक्स में बोलते हैं, मैंने बोला होमोजाइगस, होमोजाइगस स्टेट में ये, अब मैंने बोला होमोजाइगस स्टेट में है, या मैंने बोला टॉल प्लांट है, सीधे सीधे बोला। अब टॉल प्लांट तो दो कंडीशन होता है, हो सकता है, आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने बोला होमोजाइगस है ये। तो होमोजाइगस क्या है? होमोजाइगस टॉल भी हो सकता है, होमोजाइगस डॉर्फ भी हो सकता है। तो आपको पूरा शब्द बोलना है कि होमोजाइगस टॉल प्लांट, होमोजाइगस डॉर्फ प्लांट। तो ये है आपका होमोजाइगस। ये सारे के सारे क्या हैं? आपके होमोजाइगस है। हो सकता है आपका इस प्रकार का कैरेक्टर भी हो, तो ये भी होमोजाइगस है, ठीक है ना। हो सकता है आपका ये भी हो, तो ये भी होमोजाइगस है। यहां पे भी तो आपके सेम आइडेंटिकल जीन है, ये भी सेम आइडेंटिकल जीन है, ठीक है ना। अब देखो, अब जो है नेक्स्ट है आपका हेट्रोजाइगस। अब ये हेट्रोजाइगस क्या होता है? ठीक है, तो हेट्रोजाइगस क्या हुआ कि ए सेल विद ए जीन एंड इट्स एलील। देखो, मतलब कि जीन क्या है? टी, और इसका एलील क्या है? स्मॉल टी। दिस इज द हेट्रोजाइगस। समझ में आया? ये क्या है? आपका हेट्रोजाइगस है, ठीक है ना। या मैंने ये बोला, ये भी आपका हेट्रोजाइगस है, ठीक है ना। या मैंने ऐसे बोला, ये भी आपका हेट्रोजाइगस है, ठीक है ना। अब देखो, हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होगा कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वो कैरेक्टर ही शो होगा। मतलब जैसे मान लीजिए यहां पे कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है? यहां पे टॉल है, तो हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट हम इसको बोलेंगे। हेट्रोजाइगस डॉर्फ प्लांट कभी नहीं हो सकता, हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट ही होगा ये, ठीक है ना। तो हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट बोलेंगे इसको, क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर यहां पे क्या है? आपका टॉल है। ओके, नेक्स्ट डोमिनेंस एंड रिसेसिव। तो इसको बताने की जरूरत तो अब है नहीं, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं कि जीन विद एक्सप्रेस इटसेल्फ इन होमोजाइगस एज वेल एज इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। यानी कि वो जीन जो अपने को एक्सप्रेस करेगा होमोजाइगस कंडीशन में भी और हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी। जैसे हमने बोला कैपिटल टी, ठीक है। तो कैपिटल टी क्या है आपका? ये एक क्या है? टॉल प्लांट है, ठीक है। यहां तो एक्सप्रेस होना ही था, क्योंकि यहां पे तो दूसरा जीन तो है ही नहीं, एक प्योर प्लांट है, ठीक है। मैंने बोला कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां भी टॉल प्लांट है। अब ये जो कैपिटल टी था, ये जब होमोजाइगस कंडीशन में था तब भी इसने अपने को एक्सप्रेस किया टॉल में, और जब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में आया तब भी इसने अपने को एक्सप्रेस किया टॉल में। तो दिस इज नॉन एज द डोमिनेंस कैरेक्टर। डोमिनेंट कैरेक्टर वो कैरेक्टर होते हैं जो अपने को किसी भी परिस्थिति में एक्सप्रेस करते हैं, चाहे वो होमोजाइगस कंडीशन में हो, चाहे वो आपका हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो, ठीक है। अब रिसेसिव कैरेक्टर क्या होते हैं? तो रिसेसिव कैरेक्टर वो होते हैं जो अपने को केवल होमोजाइगस कंडीशन में ही क्या करते हैं? अपने को शो करते हैं। हेट्रोजाइगस कंडीशन में वो क्या नहीं करेंगे? शो नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे माना जाए स्मॉल टी, तो ये होमोजाइगस कंडीशन है, तो ये अपने को शो करेगा डॉर्फ में, ठीक है ना। आरी बात समझ में? अब मैंने बोला होमोजाइगस, ये अब जैसे हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये था कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हेट्रोजाइगस है, तो इसने अपने को एक्सप्रेस नहीं किया, ये छिप गया ये कैरेक्टर, ठीक है ना। ये क्या हो गया? आपका छिप चुका है कैरेक्टर। तो ये अगर ये छिप चुका है कैरेक्टर, तो ये क्या है आपका? ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये छिप चुका है, ठीक है। तो ये आपका रिसेसिव कैरेक्टर है, और टॉल प्लांट अपने को शो करेगा, तो ये टॉल प्लांट क्या है? आपका डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो आई होप यहां पे भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड, ठीक है ना। मोनोहाइब्रिड क्रॉस वो क्रॉस होता है जिसमें हम केवल वन पेयर ऑफ कैरेक्टर की क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो वन पेयर ऑफ कैरेक्टर मतलब एक हमने क्या टॉल प्लांट की स्टडी, और दूसरा हमने क्या डॉर्फ प्लांट की स्टडी। हमने बोला भाई कि एक ही कैरेक्टर को ध्यान में रख के हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे एक क्रॉस करवा रहे हैं। हमने बोला कि हम ये देखना चाहते हैं कि मैं जब टॉल प्लांट को डॉर्फ प्लांट के साथ क्या करूंगा? क्रॉस पॉलिनेशन करूंगा, तो मुझे F1 जनरेशन में, यानी कि मुझे पहली जनरेशन में मुझे कौन से प्लांट मिलेंगे? तो मुझे फर्स्ट जनरेशन में क्या मिला? मेरे को टॉल प्लांट मिले, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका? ये एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। अब मेंडल, मैंने कल ही बताया था आपको कि मेंडल जो है, मेंडल ने यही सबसे अच्छा काम किया, तभी जाके मेंडल क्या हुआ? सक्सेस हुआ।
क्यों सक्सेस हुआ मेंडल? क्योंकि आपको पता है कि उसने करेक्टर को एक छोटे लेवल पे सेग्रीगेट किया। बट देखो सीधे सीधे बात करो, अगर मान लीजिए मुझे बहुत ज्यादा क्या करना है, मुझे मैंने कामों को बहुत मिक्स कर दिया, ठीक ना, तो मैं कभी भी काम को क्या नहीं कर पाऊंगा, कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैंने टारगेट बना रखा है, पहले मैं छोटे छोटे से क्या करूँ, स्टेप बाय स्टेप क्या करूंगा, स्टार्ट करूंगा, तो मैं काम को बड़ा इजीली से क्या कर सकता हूं, खत्म कर सकता हूं। तो मेंडल ने ऐसे किया। मेंडल ने क्या किया, एक करेक्टर को ध्यान में रखते हुए क्या कराया, क्रॉस कराया। उसने केवल टॉल ड्वार्फ को ही देख के क्रॉस कराया, तो तब बोला उसने कि टॉल प्लांट मुझे मिली। ठीक है, अगर मैं इनको मिक्स कर देता, बहुत सारे करेक्टर एक साथ ले लेता, तो मैं रिकॉर्ड नहीं रख पाता इनका, मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। आरी बात समझ? तो वही मेंडल ने अच्छा किया। और जो बाकी साइंटिस्ट थे, जो जैसे कार्ल रूटर थे, जो बहुत सारे साइंटिस्ट थे, वो यही गलती बार बार कर रहे थे। क्या गलती बार बार कर रहे थे? वो क्या कर रहे थे कि वो एक प्रकार से बहुत सारे कैरेक्टर को मिक्स करके क्या कर रहे थे, क्रॉस पॉलिनेशन कर रहे थे, तो वो उनको रिजल्ट अच्छा नहीं मिल पा रहा था। आरी बात समझ? तो ये था आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या हुआ? डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम दो करैक्टर को ध्यान में रख के क्या करते हैं, क्रॉस कराते हैं। ध्यान में रखना, जैसे हमने बोला भाई कि हम राउंड येलो, ठीक है, और ग्रीन रिंकल, मैंने कि जो आपका फॉर्म ऑफ सीड है वो है आपका राउंड, ठीक है ना। यहां पे क्या हो गया आपका रिंकल। मैंने बोला भाई जो कलर है ऑफ सीड है क्या आपका येलो, और एक का क्या आपका ग्रीन है। ओके, तो दो करैक्टर है यहां पे, एक तो फॉर्म ऑफ सीड है राउंड और रिंकल, और दूसरा है कलर ऑफ सीड येलो और ग्रीन। ठीक है, तो दो करैक्टर को ध्यान में रखते हुए जब भी कोई क्रॉस कराया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ठीक है ना। अब मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस को ध्यान में रखते हुए दो लॉ यहां पर निकाले, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रेगेशन। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और डाई हाइब्रिड क्रॉस को लेकर उन्होंने एक नियम निकाला जिसका नाम था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आ रही बात समझ? तो ये हो गया आपका यहां पे मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस खत्म। ठीक है, अब एक चीज और आती है पुनेट स्क्वायर, ठीक है, चेकर बोर्ड जिसको हम एक दूसरा नाम में बोल देते हैं। जैसे मान जाए मैंने कैपिटल टी स्मॉल टी, सॉरी कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस कराया F1 जनरेशन में, मुझे कैपिटल टी स्मॉल टी मिला। अब फिर इसमें इसको अगर सेल्फिंग कराऊंगा तो मैं एक चेकर बोर्ड बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, आपने 10th में भी पढ़ा होगा, चेकर बोर्ड बना लेते हैं। तो इस प्रकार का क्या बनाते हैं, चेकर बोर्ड बनाते हैं हम लोग, है ना। तो इस चेकर बोर्ड में इस प्रकार का फिर हम लोग सीधे कर लेते हैं। ठीक है ना, इसको आगे मैं आगे बताऊंगा इसको कैसे करते हैं। तो ये चेकर बोर्ड को हम पुनेट स्क्वायर बोल लेते हैं। आरसी पुनेट ने सबसे पहले इसको, इस चेकर बोर्ड को क्या बनाया था, सबसे पहले इसको मैंने बताया था लोगों को कि इस प्रकार का चेकर बोर्ड बना के क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको ईजी कर सकते हैं और काफी हमारे लिए ईजी हो जाता है। ठीक है, तो आरसी पुनेट ने सबसे पहली बार इसको क्या किया था, इसको बनाया था इस चेकर बोर्ड को। इसको हम पुनेट स्क्वायर भी कहते हैं। ठीक है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे स्टडी करने के लिए। ओके, ठीक है। अब है बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। इसमें से टेस्ट क्रॉस बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में कभी बार पूछ लेता है आपके सिलेबस में भी टेस्ट क्रॉस, आगे हम डिस्कस भी करेंगे इसमें। तो बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस देख लेते हैं एक बार क्या है। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। देखो बैक क्रॉस क्या होता है और टेस्ट क्रॉस क्या होता है। देखो फिर वही बात, कैपिटल टी को हमने क्रॉस कराया स्मॉल टी के साथ, हमको जो F1 जनरेशन में प्लांट मिला कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, ये क्या आपका एक टॉल प्लांट है। अब अगर मैं, ठीक है ना, when an individual is crossed with of any its parents, अगर मैं F1 जनरेशन के इंडिविजुअल का क्रॉस इन दोनों पेरेंट्स में से, ये आपका मान लिया मेल है, ठीक है ना, सॉरी ये आपका क्या है, ये मेल है, और मान लीजिए ये आपका फीमेल है। ठीक है ना, तो अगर मान लीजिए ये F1 जनरेशन वाले प्लांट का आप क्रॉस किसी भी पेरेंट से करा दें, किसी भी पेरेंट से करा दें, तो दैट इज नोन एज द बैक क्रॉस। हम इसको बैक क्रॉस कहते हैं। यानी कि जब हम F1 जनरेशन के प्लांट का क्रॉस किसी भी प्लांट के साथ करते हैं, चाहे किसी भी पेरेंट्स के साथ, ठीक है ना, किसी भी प्लांट के साथ नहीं, किसी भी पेरेंट्स प्लांट के साथ, इन दो ही तो पेरेंट्स हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से अगर किसी के साथ भी क्रॉस करा लें तो इसको हम बोलते हैं बैक क्रॉस। मैंने ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। और जब हम किसी F1 जनरेशन के प्लांट का क्या करें, किसी रिसेसिव प्लांट के साथ क्या करें,
क्रॉस कराते हैं तो दैट इज नॉन एज अ टेस्ट क्रॉस। ठीक है, तो जब हम किसी F1 जनरेशन के इंडिविजुअल का हम रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करा रहे हैं, यानी रिसेसिव पेरेंट कौन है इसमें, ये है रिसेसिव पेरेंट्स। ठीक है, तो इसमें अगर हम क्रॉस करा रहे हैं तो ये आपका कहलाएगा टेस्ट क्रॉस। ठीक है, और बैक क्रॉस क्या कहलाता है, जब हम इन दोनों में से किसी के साथ भी हम इसका क्या कराते, क्रॉस कराते, तो दैट इज नॉन एज अ बैक क्रॉस। ओके, तो आई होप आज आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा पूरी तरह से, और ये हमको समझना भी है। अगर कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है। तो जीन, ठीक है, क्या होते हैं ये हमने समझा, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, एलील्स एंड एलिलोमॉर्फ, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस, डोमिनेंस एंड रिसेसिव, मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड, बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस, पुनेट स्क्वायर के बारे में हमने देखा। ठीक है, तो ये सारा क्या है आपकी टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स, इसको समझे बगैर हम जेनेटिक्स को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास है इसमें हम लोग देखेंगे कि जो आपका जो मेंडल सर हैं उन्होंने जो आपका किस प्रकार से मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रेगेशन को क्या कहते हैं उन्होंने निकाला। तो आगे हम नेक्स्ट क्लास में उसी पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।